हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो 2024 का ही है और जो इसमें ग्रामर का कंट्रीब्यूशन है उसी पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, सो द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। एक स्टेटमेंट गिवन है आपको जो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनमें से किसी भी एक में एरर हो सकता है। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर। तो जब जहाँ पर आपको लगे कि कोई मिस्टेक नहीं है इस लाइन के अंदर, इफ़ द सेंटेंस इज कम्प्लीटली ओके, तो आप इसमें फर्स्ट ऑप्शन को आंसर मार्क कर देते कि नो एरर मार्क कर देते। तो ग्रामर पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको पढ़े। फर्स्ट है इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड प्लीज सी इन द डिक्शनरी। देखो ये जो वर्ब है ना सी, ये सी वर्ब, वॉच वर्ब और लुक वर्ब, ये अलग अलग जगह पर यूज़ होता है। तो जब हमें किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, छानबीन करनी पड़ती हैं, इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती हैं, तो सी वर्ब नहीं जाता। स्क्रीन को देखना हो तो वॉच वर्ब जाता है। सी सिर्फ विजुलाइज करने की बात कर सकता है। तो जो एक वर्ब है ना लुक, ये लुक वर्ब के साथ में अगर हम डिफरेंट प्रेपोजिशंस को यूज़ करते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये ऐसे मीनिंग को देगा जिसमें आप सिर्फ देखना भर ही नहीं कह रहे हो। जैसे अगर मैं कहूँ लुक एट, तो ये तो चलो देखना है, टू सी है ना। लुक एट मीन्स टू सी समवन और समथिंग। और जब आप कहते हो ना लुक फॉर तो जब आप कहते हो ना लुक फॉर, इसका मीनिंग होता है टू सर्च, सर्च करना, फाइंड ढूंढना, तलाशना, फाइंड आउट करना। जब आप कहते हो लुक इनटू, देखिए ये दोनों वर्ड्स मिलकर इन्वेस्टिगेट बन जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना। जब आप कहते हो लुक अप, तो ये भी किसी तरह से किसी जगह पर किसी वर्ड को फाइंड आउट करने में यूज़ किया जा सकता है। और जब आप कहते हो लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब होता है टू मेक समवन फील इन्फीरियर। तो जब आपने यहाँ पर ये सिर्फ देखने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, अगर आप किसी वर्ड का मीनिंग नहीं जानते तो उसको फाइंड आउट करो, उसको ढूंढो, उसको देखो। किसमें? डिक्शनरी में। सिर्फ वर्ड देखना नहीं, उसकी मीनिंग को जज करना, उसकी मीनिंग को सीखना। तो ये सी वर्ब यहाँ बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें पता चला कि इस पार्ट में प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हो ये आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि प्लीज सी की जगह लुक आना है, यहाँ पे लुक अप इन अ डिक्शनरी, राइट। तो डी, ये फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा आंसर बना ऑन दिस बेसिस। तो ये फ्रेजल वर्ब है, इसको जरूर रिवाइज करें। फ्रेजल वर्ब्स आता है। नेक्स्ट है 77th में पंजाब स्टेट का क्वेश्चन है। फिर से देखिए पंजाबी का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो जो डेमोग्राफी है इसका पंजाबी में अनुवाद ढूंढना था। डेमो याद रखिएगा, ये जो रूट वर्ड्स होते हैं ना ये बहुत मदद करते हैं। डेमो मतलब पीपल, जहाँ पे भी डेमो आता है ना लोगों की बात होती है। तो आप देखो भौतिक विज्ञान है ना, कहीं पर भी लोगों की बात ही नहीं हुई। अंकड़ा विज्ञान है ना, बीज गणित, कहीं पे भी लोगों की बात नहीं हुई ना। मैं आपको वर्ड तक पहुंचना सिखा रही हूँ। कई बार ऐसा होता है हमें इस वर्ड का पंजाबी मीनिंग नहीं आता, हमें वैसे इसका मीनिंग पता है। तो इतना हमें समझ में आया कि डेमो है तो डेमो मतलब जन, जन मतलब पीपल। तो ये जो ऑप्शन जाएगा फोर्थ वाला, जन अंकड़ा विज्ञान, ये इसका आंसर बन सकता है। बाकी किसी में तो पीपल वर्ड का डिस्क्रिप्शन फील ही नहीं हुआ, तो आंसर बना डी यहाँ पर। 77th के बाद 78th में आए। एक शफल्ड लाइन है। एक शफल्ड लाइन का मतलब है वर्ड्स जो हैं वो अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर नहीं है, हमें उन वर्ड्स को उनकी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर रखना है। जब भी एक सेंटेंस बनता है, यूजुअली सेंटेंस किससे शुरू होता है? लाइन के सब्जेक्ट से शुरू होता है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी वहाँ पर वर्ब और ऑक्सिलरी आते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आता है इफ़ रिक्वायर्ड। देखिए ध्यान दीजिए मेरे वर्ड्स पर, हेल्पिंग वर्ब आती है, ऑक्सिलरी जिसको आप बोलते हो। और क्लैरिफाई करूँ तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, विल, शैल, वुड, शुड, ये सब आते हैं। कब? सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, अगर रिक्वायर्ड है, अगर लाइन में डिमांडेड है, अगर लाइन में चाहिए तो, है ना, ऑक्सिलरी। अगर नहीं चाहिए तो सीधा वर्ब भी आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो अगर ऑक्सिलरी आया ठीक है, नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब आता है, फर्स्ट या सेकंड फॉर्म आता है। उसके बाद आता है लाइन का ऑब्जेक्ट। और अगर लाइन नेगेटिव होगा तो नॉट कहाँ आता है? ऑक्सिलरी के साथ आता है। ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, नॉर्मल एक सेंटेंस कॉम्पोजिशन है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, सब्जेक्ट आपको बाहर में दिया है ना। शी, सीता से शुरू है सब्जेक्ट,
सीता से शुरू है लाइन, सब्जेक्ट जो है सीता है, उसके बाद इन वर्ड्स को, शफल्ड वर्ड्स को अरेंज करना है, रीअरेंज द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस। तो आपने एक सेंटेंस फॉर्म करना है इन वर्ड्स को जो ब्रैकेट्स में यूज्ड है ना, ये शफल्ड इनको करेक्टली यूज करके, ठीक है। तो सीता जो कि सब्जेक्ट है, आप देख सकते हो कोई इज़ मार नहीं आया, यानी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी नहीं आया, तो सीधा वर्ब आएगा ना सीता गेट्स। तो यहाँ पे पहले आया वर्ब, गेट्स के साथ अगर हम प्रेपोजिशन अप लगाते हैं, ये आउट ऑफ बेड मीन करता है। गेट अप मीन्स आउट ऑफ बेड, यानी कि जगना, नींद से जगना। तो सीता गेट्स अप। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, कब, एवरी डे। अब यहाँ पे हमें बताना है कितने बजे, एट 4 AM। फिर बताना है किस समय पर, इन द मॉर्निंग। तो गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल वैलिड है। अब आप खुद सोचो, अगर आप सपोज करो नहीं बना पा रहे हो तो आप एलिमिनेट कर लो। एलिमिनेट का मतलब है जो गलत वाली लाइंस है ना उनको क्रॉस करते जाओ। क्या आपने कभी सुना सीता एवरीडे, ये कॉम्बिनेशन यहीं से रॉन्ग हो जाता है। सीता सब्जेक्ट के बाद एवरीडे एडवर्ब सीधा जोड़ दिया, नहीं, पहले एक्शन आता है फिर एडवर्ब आता है। तो ये वाली ऑप्शन एडवर्ब तुरंत सब्जेक्ट के बाद प्लेस होने के वजह से गलत हुआ। सेकेंड में देखो, सीता इन कभी होगा, सीता इन अब दोनों प्रेपोजिशंस आ गई, बिना किसी वर्ब एक्सप्रेशन के आ गई। तो पहले सेकेंड जो रॉन्ग एग्जाम्पल है, रॉन्ग ऑप्शन है, उसमें सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद बिना वर्ब के प्रेपोजिशनल कनेक्शन आया। सीता गेट्स 4, गेट्स अकेला जगने की बात नहीं कर सकता, मैंने अभी अभी बताया। गेट अप का मतलब होता है आउट ऑफ बेड, तो हमें गेट के साथ अप प्रेपोजिशन चाहिए था। तो जब भी ऐसा लगे आपको कि आप आंसर तक पहुंच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जब लगे कि आंसर तक नहीं पहुंच सकते तो जो 3 ऑप्शंस रह जाती हैं ना, जिनमें से रॉन्ग ढूंढना है ना आपको, 3 रॉन्ग ऑप्शंस को ढूंढने हैं आप। 3 रॉन्ग ऑप्शंस भी वही बच्चा ढूंढ सकता है जिसने कुछ तो लर्न किया होगा, जिसने प्रिपरेशन किया होगा, जिसको बेस क्लियर होगा, वो ढूंढ सकता है 3 ऑप्शन जो गलत हैं। जब आप 3 ऑप्शंस रॉन्ग ढूंढ लेंगे एंड इफ़ यू आर लेफ्ट विद 1 ऑप्शन, तो वो आपका आंसर है, ठीक है। तो ये स्मार्ट डिसीजन होगा रैदर देन डूइंग अक्कड़ बक्कड़, उससे बहुत बेहतर है ये कि आप रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। तो सीता गेट्स अप एवरी डे एट 4 AM इन द मॉर्निंग। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको कंफ्यूज ही नहीं करेगा, ये कौन सा वाला पहले आएगा कौन सा वाला बाद में आएगा। खुद सोचो, बाकी में तो ब्लंडर पड़े हैं, बाकी में तो बड़ी बड़ी गलतियां पड़ी हैं, बाकी में तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही नहीं आया, वर्ब आया तो प्रेपोजिशन के बिना अधूरा है वो वर्ब। तो आपको पता चला होगा फर्स्ट आंसर क्यों बना, क्योंकि बाकी सब रॉन्ग है। अब आते हैं 79th क्वेश्चन पर। ये अरेंजमेंट ऑफ लाइंस है, मतलब पहले वाला अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स था, ये अरेंजमेंट ऑफ फ्रेजेस और लाइंस है। एक ही सेंटेंस बनेगा लेकिन एक ह्यूज वन जिसके टुकड़े हैं जिनको आपको अरेंज करना है। देखिए, सबसे पहली बात होती है पहली स्टेटमेंट को ढूंढना। क्या कभी टू द गवर्नमेंट्स डिफेंस से लाइन की शुरुआत की जा सकती है? आप खुद सोचो, टू द गवर्नमेंट डिफेंस की ज़रूरत ही नहीं होगी ना बिगिनिंग में। तो ये जो बिगिनिंग है ये कभी भी कह लीजिए बिगिनर नहीं बन पाएगा एक स्टेटमेंट का। फिर विद मोस्ट पार्टीज़, इससे भी लाइन शुरू नहीं होगी। नॉर्मली जनरली अभी अभी हमने डिस्कस किया है, एक स्टेटमेंट चाहे वो ह्यूज कॉम्पोजिशन हो चाहे वो स्मॉल कॉम्पोजिशन हो, यूजुअली एक स्टेटमेंट किससे शुरू होता है? आमतौर पर एक लाइन किससे शुरू होता है? लाइन के सब्जेक्ट से। तो ना तो टू वाली लाइन सब्जेक्ट बन सकती है, ना ही मोस्ट वाली लाइन सब्जेक्ट बन सकती है, ना ही ऑपोजिशन वाली लाइन सब्जेक्ट बन सकती है, क्योंकि विद प्रेपोजिशन शुरुआत नहीं करेगा, एंड प्रेपोजिशन शुरुआत नहीं करेगा, और टू प्रेपोजिशन शुरुआत नहीं करेगा, एंड कंजंक्शन शुरुआत नहीं करेगा। तो आपको दिखा ना ये कौन सा वाला सब्जेक्ट हो सकता है? क्यू लाइन। अब क्यू की भी तो 2 ऑप्शंस है, ये भी एक कंफ्यूजन हुआ। अब दूसरे स्टेप पे मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। जब आप इन लाइंस को पढ़ेंगे ना, जब आप इन लाइंस को रीड करेंगे तो एक छोटा सा रिलेशनशिप पाओगे आप यहाँ पे। पॉलिटिशियंस रशिंग टू मतलब दौड़ कर पहुंचे, भाग कर पहुंचे, जल्दी से पहुंचे, कहाँ पहुंचे? टू द गवर्नमेंट्स डिफेंस। तो ये रशिंग के साथ में जो टू आया ना, ये हमें समझा रहा है कि SP होना चाहिए। फिर बताऊं, पॉलिटिशियंस रशिंग, जैसे गो टू होता है, कम टू होता है, वॉक टू होता है, रिटर्न टू होता है, रेफर टू होता है, टेकन टू होता है, वैसे ही रश टू भी होता है। तो रशिंग के साथ में टू कनेक्शन बना रहा है, पेयर बना रहा है। हमें रीअरेंजमेंट के टाइम पर ना पेयर ही पॉसिबल देखना होता है। कहाँ कहाँ पेयर बन सकते हैं? पहला हमने देखा सब्जेक्ट कौन बन सकता है, क्यू वाली लाइन से सब्जेक्टिव स्टार्टर है तो वहाँ वो लाइन पहला हो सकता है, आई मीन लाइन का वो पहला हिस्सा है, तो क्यू पहला है। अब 2 है ना क्यू वाले, एक में हमारे पास QP
SR है, तो आप ध्यान से देखोगे तो जो मैंने SP कॉम्बिनेशन बनाया, पेयर बनाया, वो किस बेसिस पर बनाया कि रश के बाद टू लगेगा। आई मीन रश के बाद प्रेपोजिशन टू से आप उसका डेस्टिनेशन कह लो, उसका मोटिव कह लो, वो डिस्क्लोज करोगे। तो रशिंग टू की वजह से समझ में आ गया कि SP तो चाहिए, और SP किस में है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन में। तो जब आप इन 4 अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग लाइन को अरेंज करोगे तो you'll be able to get a good answer, तब आपको सही आंसर यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि मैं पढ़ देती हूँ, इट वॉज अ रेयर ओकेजन ऑफ यूनिटी इन द कंट्रीज अदरवाइज फ्रिक्शियस पॉलिटिक्स with most parties denouncing the coup bid and opposition politicians rushing to the government's defense। तो मैंने ये 2 पॉइंट्स आपके लिए निकाले कि वहाँ भी आपने ऐसे ही करना है राजे, कि जब भी हमें अरेंज करना है तो अगर तो एक लाइन अरेंज करनी है तो हमें सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट वाला सेक्शन जिसमें सब्जेक्ट दिखे, फिर उन सब्जेक्ट वाले सेक्शंस की ऑप्शंस को टैली कर लेना है कि वहाँ पर पेयर वाली ऑप्शंस देखनी है कि उन दोनों में से या तीनों में से कौन सा वाला पॉसिबल है, पेयर कहाँ कहाँ बन पा रहे हैं, राइट। तो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 79। नाउ वी हैव क्वेश्चन 80। फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड है, ये फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड है तो मतलब फ्रेजेस की नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। अगर आपको फ्रेजेस की नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना आपको दिक्कत आएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द ट्रैफिक इन बेंगलोर वॉज सो हॉरिबल दैट इट टुक माई सिस्टर 5 hours टू गो 5 hours टू डैश, है ना। तो 5 hours टू डैश में जो पहला है पुल अहेड, जैसे लीड करना, किसी भी पुल खींच कर आगे ले आना, खींच कर आगे बढ़ना, तो लीड करना, ये एक तरह से ना लीडिंग फॉर्म को दिखाता है। जो जैसे कुछ भी अगर मान लो रस्सी से कुछ खींच रहे हैं ना, तो पुल अहेड में वो सामने वाला लीड करेगा ना, वो सामने वाला खींच के ले जाएगा आगे, तो ये ऐसे मीनिंग को देता है। तो इसका ट्रैफिक से तो कोई लेना देना नहीं है। पोप इन पोप ऑफ, ये दोनों भी ट्रैफिक से इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। दोनों वर्ब्स के साथ पोप इन पोप ऑफ जो है वर्ब्स के साथ में मीनिंग जो भी देते हैं ना, वो इस लाइन से हमारा मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि पोप जो पोप इन होता है ना, उसका मतलब होता है पॉप ऑफ होता है ना, उसका मतलब होता है डाई, यानी कि किसी की लाइफ ख़त्म होना, डाई। और पॉप इन जो होता है ना, उसका मतलब होता है जैसे एक जल्दी से विजिट कर लेना, एक क्विक विजिट। तो पॉप इन का मतलब क्विक विजिट। हमने ये तो क्विक विजिट वो पॉप इन करता है ना, आके एक आइकन आता है ऐसे ऊपर से पॉप इन करता है, वो क्विक विजिट को शो करता है। पॉप ऑफ का मतलब जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को शो करता है, डाई। तो ये दोनों का तो यहाँ डेथ से या फिर हरी इन विजिट या क्विक विजिट से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास आंसर कौन बचा? पुल आउट। तो पुल आउट का यहाँ पर ट्रैफिक के अंदर से निकल कर रोड के साइड पर आना इस पुल आउट। तो द ट्रैफिक इन बेंगलोर वॉज सो हॉरिबल दैट इट टुक माई सिस्टर 5 hours टू पुल आउट। उस भीड़ भड़क्के में से रोड पर से बाहर निकल के आना 5 घंटे लगे उसको इस चीज़ में, राइट। तो ये सिर्फ मैच करता है हमारे गिवन क्वेश्चन के मीनिंग को। क्वेश्चन नंबर 81। अब देखिए हमें क्या ढूंढना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम होता है ऑपोजिट, है ना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड गिवन है ना, देखिए ये वाला क्वेसेंट का मतलब होता है जैसे कह लो स्लगिश, लेजी, स्लो, डोमेंट और टॉपिड। ये तीनों का मतलब लेजी, स्लो, बहुत धीरे, इनएक्टिव जिसको आप कह सकते हो, इनएक्टिव, है ना, इनएक्टिव, इनर्ट कह सकते हो। तो इसका मतलब है स्लो, लेजी, इनएक्टिव। अब लाइन पढ़ते हैं। द कंपनी इज डैश द इटर्नल सर्च फॉर प्रोडक्ट दैट विल लीड द मार्केट, है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका मीनिंग होता है स्लो, स्लगिश, इनएक्टिव, डोरमेंट, टॉर्पेड, ये सब इसके सिनोनिम्स है। और हमें कौन चाहिए? एंटोनिम। तो इसका मतलब इंगेज्ड इन जाएगा। बाकी तो सारे इसके सिमिलर्स हुए ना, तो इसी वजह से आंसर इज बी ऑप्शन। अब ये जो क्वेश्चन है वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों को इन्वॉल्व करवाता है। तो वोकैबुलरी, इस क्वेश्चन में तो वोकैबुलरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ईजी था क्योंकि इस वर्ड का क्लियर मीनिंग है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सेम मीनिंग है इनका। तो आंसर बनता है हमारे पास सेकंड, यानी कि वही डिफरेंट है, यही ऑपोजिट हो सकता है। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट
into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. तो हमें नीचे दी गई लाइन में 4 हिस्से में बांटी ये लाइन है ना, 4 पार्ट्स में लाइन डिवाइडेड है, इनमें से कौन सा पार्ट रॉन्ग है। देखो ये क्वेश्चन इतना आसान है, let me read it. An inexperienced driver should always be cautious when driving on a busy roads. देखो छोटा बच्चा भी बता दे, ए आर्टिकल के साथ रोड्स कैसे जा सकता है। ए आर्टिकल मीन्स एन इंडिविजुअल केस, ए आर्टिकल मीन्स सिंगुलर केस, तो अ बिजी रोड हो सकता है, अ बिजी रोड्स इज नेवर पॉसिबल। तो यहीं पे गलती है ना, अ आर्टिकल के साथ में रोड्स आ गया, तो कितना सिंपल एरर था, नाउन का एरर है, आर्टिकल एंड नाउन कॉम्बिनेशन का एरर है, तो अ बिजी रोड। तो आई क्रॉस द आंसर, आंसर है हमारा डी ऑप्शन, ये आंसर है ना, क्रॉस नहीं करना, बाकी तीनों गलत है। समझ गए, सिंपल ही होगा, सिंपल है, समझ में आ ही गया होगा। तो अब चलते हैं लास्ट 3 क्वेश्चन जो कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पर बेस्ड हैं। अब जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है ना, दैट चेक्स योर रीडिंग स्किल्स, आपके रीडिंग स्किल्स को चेक करता है। उसके लिए देखो छोटा सा पैसेज है, पढ़ना तो ये आपको पढ़ेगा ही पड़ेगा। कि आप ये सोचो इसको पढ़े बिना हम आंसर कर सकते हैं, नहीं। कई बार थीम पूछा जाता है, मीनिंग ऑफ एनी सर्टन इमोशन पूछा जाता है, तो आपको वो पढ़कर ही जज किया जा सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। अब देखो ये जो चारों लाइंस है ना, इनमें से कौन सा वाला मैसेज इस पैसेज के अंदर से निकल सकता है, कौन सा वाला मैसेज पैसेज के अंदर अवेलेबल है या पैसेज के अंदर मीन करता है। ठीक है, जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, मैंने स्क्रीन इसीलिए हट गई मैं स्क्रीन से ताकि आप इस पैसेज को धीरे धीरे रीड कर पाएँ। तो जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, टफ नहीं है, आसान है, आराम से पढ़ पाओगे आप, बहुत मुश्किल नहीं है। तो जो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज आप जज कर पाओगे। मैं फ़िलहाल के लिए आपको आंसर समझा दूं कि पूरनदास वैल्यूड द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आइडियाज़। ये आपको लाइंस में लिखा नहीं मिलेगा, आपको खुद ही दिख जाएगा, जगह जगह पर लाइंस है। देखिए ये लाइन जो है और जो आगे की जो लाइंस है ना, ये आपको खुद से समझा देंगी कि वो वैल्यू करता था ट्रेडिशनल और मॉडर्न आइडियाज़ दोनों को, ओल्ड फैशन्ड और रीसेंट वन दोनों को। इसके कॉन्वर्सेशन से, इसके एक्सप्रेशन से यू विल बी एबल टू जज इट। तो मैंने मार्क किया, इन लाइंस में ज़्यादातर आपको मीनिंग दिख जाएगा कि जो इस आइडियाज़ को वैल्यू करता था। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 1। बेस्ड ऑन द सेम पैसेज वी हैव सेकेंड क्वेश्चन। तो सेम पैसेज, देखो एक ही बार पैसेज पढ़ना है, बार बार देता है लेकिन पढ़ना आपको एक ही बार है और उस 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अभी मैंने बोला था कि यहाँ पर पैसेज पढ़ना पड़ता है, बिना पैसेज को थॉरो रीड किए यू विल नॉट बी एबल टू जज थीम और मीनिंग ऑफ द पैसेज। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आ ही गया थीम का, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। अगेन यू इफ़ यू रीड द पैसेज ना, अगर आप पैसेज को पढ़ते हैं, देखो द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, नहीं, यहाँ पर आपको दिखेगा जो पूरनदास कैरेक्टर है उसी से जुड़ी स्टोरी चल रही है, उसी से जुड़ी उसकी एक्सपीरियंस चल रहे हैं। तो ये सिर्फ इंडियन सोशल रिफॉर्म्स की बात नहीं की जा रही है इसके अंदर, इसमें पूरनदास का एक्सप्रेशन, उसका इन्वॉल्वमेंट, उसकी एक्सपीरियंस, उसके आइडियाज़ की बात की जा रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन गया। सेकेंड ऑप्शन में भी कहता है द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, नो, अगेन सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया की बात नहीं की जा रही है, इसमें भी बहुत सारी बातें लेकिन घूम रही हैं किसी एक कैरेक्टर के आसपास। द रिलेशनशिप बिटवीन पूरनदास एंड महाराजा, नहीं, सिर्फ पूरनदास और महाराजा के रिलेशनशिप को नहीं, ये पैसेज पूरनदास के इंडियन पॉलिटिक्स की नॉलेज पर बेस्ड है, एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। तो इसी बेसिस पर आपको दिख जाएगा जब आप पैसेज को रीड करेंगे कि डी आंसर बनता है। ठीक है, तो वो आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको भी क्लैरिफाई हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है, आसान है। सेम पैसेज पर बेस्ड तीसरा और लास्ट क्वेश्चन जो इस पेपर में था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ फैक्ट मेंशन्ड इन द पैसेज। अब देखो इन 4 सेंटेंसेस में से कौन सा वाला फैक्ट जो मेंशन्ड है इस पैसेज में, ये बताना है। फर्स्ट देखिए, पूरनदास विजिटेड इंग्लैंड एंड मेट इन्फ्लुएंशियल पीपल। आप नोटिस करोगे, देखिए मैं यहाँ लाइन हाईलाइट कर देती हूँ, पढ़ते हुए आपको भी आसान लगेगा। यहाँ पर ये मेंशन्ड है
है ना, ये आपको मिल जाएगा, ये वाला लाइन से आपको ये आंसर मिल जाएंगे, इन लाइंस में है, लास्ट में पैसेज की लास्ट में इसका आंसर मिल जाएगा, तो यू विल बी एबल टू जज दिस आंसर। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था, मैं फिर थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन पूरा दिख सके। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है ये टफ तो नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी रीडिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है, अगर आपको रीडिंग की क्वालिटी नहीं है, अगर आपको रीडिंग की दिक्कतें हैं, तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा मुश्किल। तो जो भी बच्चा पंजाब पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अपीयर हो या स्टेट जॉब्स के लिए अपीयर हो, तो एटलीस्ट इतनी रीडिंग स्किल्स हो आपके कि इस लेवल का पैसेज आप डील कर पाएँ। तो ये बहुत इजी है, मतलब इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं बैंक एग्जाम्स में, बट ये बहुत आसान है। तो आप अपने रीडिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करेंगे? बाय रीडिंग एवरी डे, हर दिन पढ़ें, रीड करें इंग्लिश लैंग्वेज को, तो आपको रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद जब आप रीडिंग स्किल्स आपके अच्छे हो जाएं, तो फिर उसके बाद छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस शुरू करना, सॉल्व करना। तो जब आप सॉल्व करेंगे छोटे छोटे पैसेजेस, तो आपको ये जो थीम जज करना है, या किसी क्वेश्चन का एक आंसर फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन, ये पैसेज को कह लीजिए एनालाइज करना है, एनालिटिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब जज करने आ जाएंगे। तो रोज़ का एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना शुरू कर दें, इस पेपर के आने तक आप माहिर हो चुके होंगे, राइट। तो जो भी पंजाब पुलिस कांस्टेबल के पेपर के लिए अपेयर होने जा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, कॉम्प्रिहेंशन आता है, वोकैबुलरी आता है, ग्रामर का कंट्रीब्यूशन है, सेंटेंस कंप्लीशन में ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो आप वोकैब डेली पढ़ें, मिस नहीं करें। आप ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ के उसके रोज़ के क्वेश्चन सॉल्व करें, आप रोज़ एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करें। मैं ये बोलूँगी आसान है पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज से घबराता है बच्चा, अगर आप अपने आप को इसमें माहिर कर देते हो, तो आप एक जगह पर, आप स्ट्रेंथ है आपके पास, तो आप आराम से पेपर क्लियर कर सकोगे, राइट। तो ये था हमारा आज का पेपर 2024 पंजाब पुलिस कांस्टेबल। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक पेपर डिस्कस करेंगे, और ये पेपर डिस्कशन से बच्चे को क्लैरिटी पता चलती है कि पेपर आता कैसा है, हमें सॉल्व कैसे करना है और हमें क्या पढ़ना है। अगर आपका कोई ड्रीम जॉब है, अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करो, ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें पढ़नी, रिक्वायर्ड चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए पेपर के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।